नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और आज का वीडियो हमने लिया है टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को हमने एक साथ इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है? और सही आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा, लंग्स। लंग्स के चारों तरफ जो है एक बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम प्लूरा के नाम से भी जानते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति में ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा, 10 सेंटीमीटर। ट्रैकिया यानी इसे विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जो लंबाई होती है वो एडल्ट में 4 इंच या 10 सेंटीमीटर होती है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है, यानी कि बात की जा रही है इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की मात्रा 20% होती है। तो एक्सहेल्ड एयर में यानी कि श्वास छोड़ने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर है 16%। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो 20% जाती है, जिसमें से सिर्फ 4% के लगभग ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब की जाती है और बाकी 16% जो होता है वो ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है? तो 16% इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस की बात यहाँ पे की जाती है, क्योंकि ये 78% अमाउंट में पाई जाती है वायुमंडल में। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो 21% पाया जाता है। आप सभी को पता है शरीर द्वारा ली गई सांस में ऑक्सीजन का प्रतिशत अभी हमने आपको बताया 20 या 21% ही होता है, जिनमें से 4% लिया जाता है और बाकी 60% जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। और नेक्स्ट देखिए कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है वो 80% पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, ये सही नहीं है क्योंकि 78% अमाउंट नाइट्रोजन का वायुमंडल में पाया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पारे का लगभग 760 मिलीमीटर है, तो वहां गैसेस का जो रेशियो है वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इस अमाउंट में, इस परसेंटेज में जो है गैसेस पाई जाएंगी समुद्र तल पर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो आप सभी को पता है फेफड़े, यानी कि लंग्स जो होते हैं वो सभी मैमल्स में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि फेफड़ों में एल्वियोलाई की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हम 700 लेके चलेंगे, अदरवाइज जो नंबर ऑफ एल्वियोलाई होता है वो 300 to 480 मिलियन होता है, यानी कि लगभग 500 मिलियन ही होती है एल्वियोलाई की अनुमानित संख्या फेफड़ों में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो एल्वियोलाई में होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो प्रति मिनट में हवा की ली गई मात्रा को श्वास मिनट आयतन के रूप में या टाइडल वॉल्यूम के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वायु की क्षमता। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे प्रत्येक श्वसन यानी कि रेस्ट पीरियड की बात की जा रही है कि नॉर्मल श्वसन में जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे टाइडल वॉल्यूम के रूप में जाना जाता है। और जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? तो 500 मिलीलीटर होता है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, जो कि एक्सरसाइज करने से बढ़ता और घटता रहता है और ये डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से जो है ये अलग अलग भी होता है। अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज दे आर डूइंग और नॉट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकलने के उपरांत फेफड़ों से बची हुई वायु की मात्रा को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम के रूप में इसे जाना जाता है। और बात की जा रही है बची हुई वायु की मात्रा, यानी कि अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के बाद, यानी कि फोर्सिबल
एक्सेलेशन के बाद जो फेफड़ों में बच जाती है ऑक्सीजन, उसे ही हम रेसिडुअल वॉल्यूम के रूप में जानते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि बात की जा रही है लैरिंक्स की, जो कि वॉइस बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर कि लैरिंक्स को ही जो है वॉइस बॉक्स के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है, तो फेफड़ों में जो है इम्प्योर ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है और जो ऑक्सीजन है उसे इनहेल कर लिया जाता है। तो ये एल्वियोलाई जो है वो प्लेस होते हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियोपल्मोनरी रिसाइटेशन की बात की जा रही है फ्रेंड्स यहाँ पे कि सीपीआर कौन से रोगी के लिए कृत्रिम वायु संचालन और रक्त संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर है श्वसन नहीं ले पा रहे, यानी जिनमें जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं उन इस टाइप के रोगियों के लिए सीपीआर अप्लाई किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे अवायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम इस प्रकार से एनर्जी फॉर्मेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य रासायनिक स्रोतों से एटीपी का निर्माण करना ऊर्जा भंडारण की प्रक्रिया के लिए क्या कहलाता है, तो फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। क्योंकि बात की जा रही है एटीपी की प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉस्फोरिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इज आस्किंग कि फेफड़े की कुल वायु क्षमता होती है, तो फेफड़े की कुल वायु क्षमता जो होती है वो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो फेफड़े की कुल वायु क्षमता यानी यहाँ पे बात की जा रही है टोटल लंग कैपेसिटी की, तो वो होता है 5.5 टू 5.8 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, इनमें से कोई नहीं, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी 5.8 लीटर होता है। प्राणाधार क्षमता क्या है, यानी कि बात की जा रही है वाइटल कैपेसिटी की, तो वाइटल कैपेसिटी क्या है आप सभी ने गेस कर लिया होगा। सामान्य निश्वसन के बाद हवा की अधिकतम मात्रा जो फेफड़ों से निकाली जा सकती है उसे हम, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अधिकतम अंतः श्वसन के बाद, यानी कि फोर्सिबल इनहेलेशन या इंस्पिरेशन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है उसे हम वाइटल कैपेसिटी या प्राणाधार क्षमता के रूप में जानते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि किसके मापन के लिए बेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जैविक क्षमता इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राण वायु गैस कौन सी है या प्राण वायु कौन सी है, तो ऑक्सीजन ही जो है वो इनहेलेशन में यूज की जाती है और इसे ही प्राण वायु के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। फेफड़े हिस्सा होते हैं, तो किसका हिस्सा होते हैं, श्वसन तंत्र के एक हिस्से के रूप में पाए जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 ग्राम प्रोटीन के बराबर होता है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4 कैलोरी, और 1 ग्राम ऑफ फैट मॉलिक्यूल प्रोवाइड अस 9 kcal एनर्जी। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम अल्कोहल से हमें 7 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, तो 9 kcal। पहले हमने आपको बता दिया। कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 या 4.2 kcal इज करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन से यहाँ पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। तो VO2 मैक्स में सुधार कैसे लाया जा सकता है, व्यायाम के द्वारा। किसके द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। देखिए एरोबिक्स का मतलब होता है ऐसे एक्सरसाइजेज जिनके करने से ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, या ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसे काम जिनको करने में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज कहलाती हैं। जैसे कि तेज चलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग, डांसिंग, कैलिस्थेनिक, स्विमिंग, सब कुछ एरोबिक्स में आता है। तो इन व्यायामों में अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण क्षमता जो होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑक्सीजन ग्रहण कर सकें और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई देर तक बनी रहे, तो इसके लिए इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, तो VO2 मैक्स के थ्रू इसमें सुधार लाया जा सकता है। इसे ही VO2 मैक्स के रूप में एक्चुअली जाना जाता है और इन व्यायामों के थ्रू VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है। VO2 मैक्स ऑक्सीजन की वही मात्रा है जो कि
इन सभी एरोबिक व्यायामों में अप्लाई ज़रूरत होती है और ली जाती है, ग्रहण की जाती है। उसे हम VO2 मैक्स के रूप में जानते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। RDR को चयापचय के लिए इस्तेमाल और वसा और कार्बोहाइड्रेट के प्रतिशत को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो RDR का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो इस फुल फॉर्म। और RDR को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए फॉर्मूला क्या होता है। तो RDR का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल्ड। दिस इज करेक्ट फॉर्मूला। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लैक्टिक एसिड किसके उत्पाद के रूप में जाना जाता है? तो अवायवीय उपापचय यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि सांस द्वारा अंदर खींची गई वायु के शरीर में प्रवेश करने का सही क्रम क्या है? तो ये बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले नोज में पहुंचती है ऑक्सीजन, देन फेफड़ों में, फेफड़ों से हार्ट में, हार्ट से फिर सेल्स में सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे ये सही सीक्वेंस में दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या है? देखिए यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, यानी कि सबसे पहले नोज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स एंड देन एल्वियोलाई। इस सीक्वेंस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ों की लोब्स को अलग अलग लोब्स में डिवाइड किया जाता है किसके द्वारा? तो ब्रोंकाई के द्वारा। आपको पता है कि सबसे पहले होता है नोज, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और फिर जो ब्रोंकाई आता है। तो ब्रोंकाई जो होते हैं वो फर्दर प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और फिर वो एल्वियोलाई से जाके मिलते हैं। तो इस तरह से जो इसका सही आंसर होगा कि फेफड़ों की पालियों को किसके द्वारा अलग अलग विभाजित किया जाता है? तो ब्रोंकाई यानी श्वसन नली के द्वारा आगे डिवाइड किया जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन तंत्र में एक प्रकार की ट्यूब होती है जिसे श्वास नली भी कहते हैं। तो वो क्या है? तो वो ट्रैकिया की बात एक्चुअली यहाँ पे की जा रही है, जो कि कैसी होती है? बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है और साथ ही ये कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। तो इसे हम विंड पाइप भी कहते हैं। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रैकिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तरह के कार्य में प्रति घंटे सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की लगती है? तो दौड़ने में सबसे ज्यादा कैलोरी खर्च होती है। ट्रैकिया का संबंध किससे है? पहले ही आपको बता दिया हमने किससे है, तो श्वसन तंत्र से इसका संबंध है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 20 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन किस भाग में पहुंचता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के? तो टिश्यूज में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है हाइपोक्सिया में। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। रक्त एवं ऊतक के बीच रक्त एवं ऊतक के बीच गैसेस का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या कहलाता है? तो इसे इंटरनल रेस्पिरेशन के रूप में जाना जाता है या इंस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। और जब ऑक्सीजन जो होता है वो इनहेल किया जाता है और फिर लंग्स तक पहुंचता है, तो इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के रूप में जानते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कठिन व्यायाम के दौरान थकान होने का प्रमुख कारण लैक्टिक एसिड का बनना होता है। देन बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का बनना। पहले ही आपको बता दिया। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है? तो हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव घटता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन कर्ज यानी कि ऑक्सीजन डेप्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो AB हिल ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ऑक्सीजन ऋण को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर कि वह अतिरिक्त ऑक्सीजन जिसे जोरदार व्यायाम के बाद सभी प्रणालियों को अपनी सामान्य अवस्था में पुनर्स्थापित करने के लिए शरीर में प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कोई कठिन व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं और हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो फिर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऑक्सीजन का हम इनहेल करते हैं ताकि हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस नॉर्मल हो सके, तो उसे हम ऑक्सीजन डेप्ट के रूप में जानते हैं। उस ऑक्सीजन को जो हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको ऑक्सीजन डेप्ट के रूप में जाना जाता है। अधिक ऊंचाई पर जहां वायुमंडलीय दाब आधा है, तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, श्वसन तंत्र से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।